नमस्कार, गुड इवनिंग। आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार, घोटाले और बढ़ती महंगाई से परेशान यूपीए सरकार के लिए बजट एक बड़ा मौका है। इंडस्ट्री से लेकर हम आम आदमी तक सबकी निगाहें इस बजट पर जिस तरह से टिकी हुई हैं। जी बिजनेस केपीएमजी के साथ मिलकर एक जिस तरह से खास सीरीज आपके लिए लेकर आया। इस सीरीज के तहत हम महंगाई आप और बजट के तहत हम अलग अलग मुद्दों को छू रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम स्पेसिफिकली बातचीत करने जा रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर। इसके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको किस तरह से एग्जैक्टली एफएम एड्रेस कर सकते हैं। तो बजट बस कुछ ही दिन दूर है और जैसे हम रियल एस्टेट सेक्टर पर आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ तीन खास मेहमान रहेंगे। सुनील मंत्री साहब रहेंगे जो कि चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे सुनील मंत्री ग्रुप के। साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से प्रणय वकील साहब रहेंगे जो कि चेयरमैन है नाइट फ्रैंक के। आप दोनों का स्वागत है, गुड इवनिंग। साथ ही हमारे साथ गौरव मेहंदीरता साहब रहेंगे जो कि ईडी हैं केपीएमजी के। गौरव, गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप सभी से हम बातचीत करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई, जो हम देख रहे हैं अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है। प्रणय वकील साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर बेहद बड़ा है, लेकिन इसके साथ में कंसर्न्स काफ़ी जुड़े रहे हैं। काफ़ी सारे हमने देखा है प्रेशर्स रहे हैं। स्लोडाउन में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इस पर हमने देखा है प्रेशर्स रहे थे। उसके बाद सुधार ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन उसके बीच फिर से हमने देखा है काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। रेगुलेटर भी बीच बीच में हमने देखा था, आरबीआई ने भी कई कंसर्न शो किए हैं। उन सब के बीच आप किस तरह देख रहे हैं ये जो एक ओवरऑल मूड है, उसमें भी काफ़ी नेगेटिविटी है। उसके बीच ये बजट में क्या आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते हैं, इस सेक्टर के लिए क्या हो सकता है? अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अर्बनाइजेशन का है। वेरी सून 42% ऑफ इंडिया विल बी लिविंग इन अर्बन स्टेट्स, अर्बन टाउन्स। इसका जो झमेला है, इसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही बड़े हैं, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग enough supply to cater to the urbanization। हमें आशा है कि ये बजट में कुछ ऐसे प्रोविजन इंट्रोड्यूस करें जिससे अर्बनाइजेशन में ज़्यादा क्रिएट कर सकें हम लोग स्पेस, और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो मांग है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देके वो भी क्रिएट करें जी। This can be done in two ways. One is, of course, look at how the urban cities are being developed. Right. And secondly, I mean, of course, look at the master plan and all that. But secondly and more importantly, उसकी जो connectivity है between cities, between towns, that should be improved to really create twin cities, bigger cities to house this urbanization problem. एब्सोल्युटली। आइए हम एक बार सुनील मंत्री साहब से भी एक ओपनिंग कमेंट लेते हैं। मंत्री साहब बता सकें, हम स्पेसिफिक डिमांड्स पर आगे चलेंगे, लेकिन अभी जो ओवरऑल मूड है इंडस्ट्री का, उसको आप किस तरह देखते हैं? हम जो बात कर रहे थे, ओवरऑल काफ़ी नकारात्मक सेंटिमेंट्स हैं, मूड बड़ा पेसिमिस्टिक है। उस बीच इस इंडस्ट्री को लेकर लगातार ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं जो चिंताएं और बढ़ाती हैं। आज भी जिस तरह से हम स्पेसिफिकली देखें, खबर रही कि इनफैक्ट जिस तरह से बैंक्स ने जो लेंड किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि 31 मार्च तक आप 20,000 करोड़ वापस आप बैंक्स को रीपे करें। उस तरह से ये जो पूरा ओवरऑल प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है इस इंडस्ट्री पर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरह से सेंटिमेंट्स खराब हैं, आईपीओस नहीं आ रहे हैं। क्या आप देखते हैं किस प्रकार से राहत इस बड़े उद्योग को दी जा सकती है? आप बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन कंसर्न्स बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो बजट कैसे उनको एड्रेस करता है, कैसे कर सकता है इनफैक्ट? सबसे पहली बात ये आ रही है कि रिजर्व बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट की है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक लोन नहीं दिए जाएंगे। ये परिस्थिति में सारे बैंकों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लोन्स को आगे बढ़ावा न दे। उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में बैंकिंग इंडस्ट्री से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रियल एस्टेट क्षेत्र में नए लोन दिए नहीं गए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये आ रही है कि जैसे आपने कहा, रीपेमेंट्स 31 मार्च तक काफ़ी ड्यू है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं लगती है, क्योंकि जनरली ये रेगुलर सेल्स से, एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म से ज़्यादा तक इसमें से रीपेमेंट आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि सेल्स में इतनी ज़्यादा कोई चिंता नहीं है।
मंत्री साहब से इनफैक्ट जिस तरह से भी संपर्क टूटा है, हम गौरव का रुख करते हैं। गौरव, ये बता सकें, हम एक और पहलू को आपके साथ छूना चाहेंगे। इनफैक्ट जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में हम देखें काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, उनके बीच एक जो इंटरेस्ट रेट जिस प्रकार से हार्डन हो रहे हैं और उनको लेकर जो अपवर्ड बायस है, एक तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो लगातार हमने देखा इनमें इजाफा हुआ है, आगे चल के भी अभी नरमी नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरफ से जो एक और हम देख रहे हैं प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। दूसरी ओर किस तरह से एफएम किसी फॉर्म में आप देखते हैं कुछ इस सेक्टर के लिए कुछ राहत दे सकें, कैसे आप इस ओवरऑल मूड को जज करते हैं? देखिए सौरभ, बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए, बिकॉज एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन लेके कॉस्ट बढ़ रही है। तीसरे पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के बजाय ले लिए गए बेनिफिट, और टैक्स नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, सर्विस टैक्स लगा दिया गया है रेजिडेंशियल पे। सो ऐसे कुछ चीज़ें की गई हैं तो कॉस्ट और बढ़ गया है। प्लस अब ये फंड फ्लो को और मतलब मिटिगेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ फाइनेंस मिनिस्टर करना चाहें तो कुछ ये टैक्सेस लोअर करे जिससे डिमांड थोड़ी सी बढ़े और कॉस्ट रिड्यूस हो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की। नंबर 2, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आज की डेट पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है, वो उसको लाएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, लेकिन इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी खुल के नहीं आ पाता है। तो ये 2 या 3 चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करने से काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। प्रणय वकील साहब, आप किस तरह से देखते हैं, हम जो स्पेसिफिक डिमांड जैसे जिस तरह से गौरव ने कुछ जिक्र किया है, हम उन पर डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन प्रणय वकील साहब आप ये बता सकें हमें, ये आप किस तरह देखते हैं, ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? एक तरफ इंडस्ट्री जो बेहद प्रेशर में है, एक्सट्रीम प्रेशर है, उसकी अपनी डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ रेगुलेटर को लेकर उनके अपने कुछ कंसर्न्स हैं। एफएम कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र को लेकर? प्रणय वकील साहब, आपसे लग रहा है अभी संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपके पास लौटने की। एक ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुकते हैं। जिस तरह से आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है और इसके साथ समस्याएं भी काफ़ी हम देखते हैं बड़ी हैं, और वो समस्याओं की जो सूची है, जो एक लिस्ट है, वो इनफैक्ट वो बढ़ती जा रही है कंसर्न्स को लेकर। बजट में एग्जैक्टली कैसे इस बड़े क्षेत्र को किस फॉर्म में राहत मिल सकती है, और एग्जैक्टली वो जो डिमांड्स कुछ अभी रेस की गई हैं उन पर हम अभी और उनकी बारीकियों को छूते हैं। ब्रेक के उस पार हम जल्दी लौट कर आते हैं। बजट पर ये खास कार्यक्रम जारी रहेगा। वेलकम बैक। बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब अपने पिटारे से एग्जैक्टली क्या कुछ ला सकते हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारा ध्यान केंद्रित है रियल एस्टेट सेक्टर पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणय वकील साहब, सुनील मंत्री जी, और साथ ही हमारे साथ गौरव मेहंदीरता है। प्रणय वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने जिस तरह से फर्स्ट सेगमेंट में जो ओवरऑल मूड है, जो पेसिमिज्म है, ओवरऑल हम देख रहे हैं सरकार को लेकर भी, जिस प्रकार से इंडिया स्टोरी को लेकर भी, और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो कंसर्न्स हैं उनका हमने कुछ जायजा लेने की कोशिश की है। अगर हम इस सेगमेंट में स्पेसिफिक डिमांड जो है उन पर अगर आप बात कर सकें, एग्जैक्टली जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात होती है उसको लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट उसको पुश कर सकती है? इनफैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ ये जो वीकर सेक्शन के लिए भी जो हाउसिंग है उसको भी आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा इशू है और उसको बजट के जरिए किस तरह से एक पुश दिया जा सकता है? इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 80IB10। ये जो सेक्शन है उसमें जो भी डेवलपर छोटे छोटे फ्लैट्स बनाता है उसका जो मुनाफा होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, वो 100% टैक्स exempt. Now they put a condition that it should have been started before 31st of March 2008. Now that deadline has run out. Yeah. तो अभी जो है इसका फायदा नहीं है. The request is to extend that period by another 5 years so that developers are able to take advantage of this tax-free provision which is there to create small and affordable houses which are all below 1000 square feet for bigger towns and 1500 square feet for
other towns, Right. other than the bigger towns. राइट जी ये जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका रिन्यूअल, उसका एक्सटेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे ख्याल से दो चीज़ होगी इससे, अफोर्डेबल हाउसिंग होगा और जो ब्लैक मनी है उसका जो प्रोलिफरेशन है वो कम हो जाएगा। राइट सुनील मंत्री साहब, आप बता सकें ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को लेकर भी हमने देखा है डिमांड रहती है। आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं और जो इस क्षेत्र को लेकर कंसर्न्स रहे हैं, क्या इसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जाएगा या अभी भी ये डिमांड ही रह जाएगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना बहुत ही आवश्यक है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, मतलब जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या टाउनशिप्स या कॉलोनीज बनती है या सिटीज़ बनती है, आई थिंक एक प्रकार से वो अपना शहर बसाते हैं। जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ काम करती है या स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, वही काम डेवलपर अपने निर्माण से करता है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ये सेक्टर को देना बहुत आवश्यक है। अन्य पाश्चात्य देशों में भी इस प्रकार का स्टेटस दिया गया है। इससे एडवांटेज ये होगा कि लोन्स या जो भी राहतें हैं वो सारी सेक्टर को मिल सकती है। आज ये मुश्किल आ रही है कि ना ये सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा है, ना ये सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा है। ये बीच में सेक्टर बिल्कुल लटक रहा है और हमारी ये मांग रहेगी कि ये सेक्टर एट पार विथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हो। राइट गौरव, आप एक पहलू को छू रहे थे जिस तरह से कुछ देर पहले ईसीबी को, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को लेकर, उसको लेकर हम देख रहे हैं इस क्षेत्र के प्रति कंफर्ट लेवल बेहद कम है। कैसे आप देखते हैं वो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है और आपको क्या एग्जैक्टली लगता है, क्या इस पर कुछ रीथिंक किया जाएगा, कैसे इसको देखना चाहिए, क्योंकि अपने आप में कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है? करेक्ट। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट को कंसर्न्स है ईसीबी नॉर्मल सेक्टर में लाने के, तो अगर एक स्पेसिफिक स्कीम बन जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कोई स्कीम या रे के अंदर कोई स्कीम्स, ऐसे कोई स्कीम्स बन जाए और उसके अंदर ईसीबी अलाउ हो जाए, बिकॉज ईसीबी जिस रेट पे आज की डेट पे लाइबोर 2% 2.5% पे है, 4 या 5% पे आपको लोन मिल जाएगा, तो वो बेनिफिट फाइनली पुअर को पास हो जाएगा। इससे बढ़िया फंड रेजिंग एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। और तो जिस तरह से आपने इसका जिक्र किया है, कुछ और पहलू हैं जिनको हम छुएंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के उस पास हम जब लौट कर आते हैं तो उसके बाद हम रियल एस्टेट क्षेत्र पर जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं इसके कुछ और पहलुओं को छुएंगे। हम जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ये आखिरी सेगमेंट है और आइए एक बार फिर से हम मुंबई का रुख करते हैं। सुनील मंत्री साहब जिस तरह से हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील साहब, जिस तरह से हम देखें ओवरऑल इस क्षेत्र को लेकर जो कंसर्न्स हैं, मार्जिन्स जिस तरह से प्रेशर में हैं, हम देख रहे हैं बैंकिंग स्पेस का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ से लेकर जो कंसर्न्स आ रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ फंड्स हों या रॉ मटेरियल हो जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके चलते होम लोन के जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सेल्स पर इम्पैक्ट रहने वाला है। कैसे आप ये देखते हैं इतने सारे कंसर्न्स, ऊपर से ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठते हैं, कहते हैं क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड है, सरकार के रेगुलेटर के अपने कंसर्न्स हैं, इस बीच क्या आप देखते हैं राहत किस फॉर्म में किस प्रकार से दी जा सकती है? आपने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज रेज किए हैं, क्या आपको लगता है एग्जैक्टली किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज थी वो भी सर्विस टैक्स के दायरे में आ गई थी। क्या कुछ ऐसा आप नेगेटिव तो नहीं देखते, कहीं कुछ ऐसा हो? निश्चित रूप से ये सेक्टर के लिए काफ़ी कंसर्न्स अब बने हुए हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले, सकारात्मक स्टेप्स ले, कदम उठाएं इस बारे में। सबसे पहली बात है कि ये सर्विस टैक्स जो लागू किया लास्ट ईयर, मुझे लगता है कि सरकार को इसको विड्रॉ कर देना चाहिए, बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है ATIB जो प्रणय जी ने अभी बात की। अगर ATIB की स्कीम फिर से गवर्नमेंट शुरुआत करती है तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मिलेगा और एक बहुत बड़ी डिमांड बड़े पैमाने पे फिर से चल के आएगी। तो गवर्नमेंट को इसको निश्चित रूप से एक बार विचार करना चाहिए। तीसरा एक मुद्दा है कि रेंटल हाउसिंग के माध्यम से मतलब कुछ टैक्स सब्सिडी देके उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति कर सकती है। मतलब जितने भी फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स जिनके पास सरप्लस फंड पड़े हैं, वो सारे ये क्षेत्र में निवेश हो सकते हैं। जैसे लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वैसे ये सेक्टर में निवेश बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है।
और जो 1.5 लाख की छूट है मकान लेने पे, जी। मुझे लगता है ये समय है कि 4 से 5 लाख तक उसको बढ़ा दिया जाए। राइट, आप मुझे इंटरेस्ट की लगता बात कर है रहे ये हैं अगर कदम उठाए जी, जिस तरह से आपने ये कदम अगर हम उठाएं तो काफी ये क्षेत्र में इसका पॉजिटिव असर आएगा। समय कम है, हम चलते चलते प्रणय वकील साहब आपसे भी एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हमने कंसर्न्स एक तरफ आपको बताया काफी सारे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री की अपनी डिमांड्स हैं। आपको क्या लग रहा है इनफैक्ट गवर्नमेंट किस तरह से इस क्षेत्र को लेकर जब काफी कॉशियस रहती है, कैसे आप देखते हैं आगे बढ़ सकती है और किस फॉर्म में इनफैक्ट ये राहत आ सकती है? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जहां उनको सक्सेस मिली है, अगर उस पे जो ज़्यादा कंसंट्रेशन हुए तो आई थिंक वी कैन रियली बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल प्लान। इसके अंदर जो भी बेनिफिट स्टेट्स को दिए हैं उसका बहुत ही फायदा हुआ है। मेरे ख्याल से इफ मोर फोकस इज गिवन टू दिस and to similar schemes by which overall the industry benefits and which leads to greater supply, then all the problems will come under control. चलिए देखते हैं एग्जैक्टली किस तरह से आगे वर्क करते हैं। गौरव, आप फाइनल बता सकें, जिस तरह से हमने देखा सुनील साहब एक जिक्र कर रहे थे इंटरेस्ट जो रहता है होम लोन का सेक्शन 24B के तहत उसमें इजाफा हो सके। इनफैक्ट प्रिंसिपल जो 80C के तहत रहता है उसमें भी 1 लाख की अपर लिमिट है। क्या आप देखते हैं कुछ इसमें किसी प्रकार से कुछ इंडिविजुअल्स को राहत दी जा सकती है? सबसे पहले मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेवलपर्स को कोई एग्जेम्पशन देने का मूड नहीं है। जो मेरी डिस्कशन हुई है उनके साथ, उनकी तरफ से अगर कोई एग्जेम्पशन आएगी तो वो इंडिविजुअल्स के लिए आएगी। और जो हमने 1 लाख जो आपने बोला 80C में 1 लाख बढ़ के 2 लाख हो जाए, इल बी गुड, बिकॉज 1 लाख में सिर्फ हाउसिंग लोन का रीपेमेंट ही नहीं आता है, उसमें PPF और अदर सेविंग्स वो सब के सब इंक्लूड होते हैं। तो 1 लाख तो आपको वैसे ही हो जाता है, प्रीपेमेंट का अमाउंट में भी वैसे ही मिस हो जाता है। दूसरा है सेक्शन 24B में अब इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लॉजिक और कुछ नहीं तो लॉजिक डिमांड करता है कि वो 1.5 लाख की लिमिट 3 लाख या 4 लाख बढ़ के हो। और एक और स्कीम आगे रखी गई है, वो है फर्स्ट टाइम हाउसिंग टैक्स क्रेडिट स्कीम, जो कि US में बड़ी सक्सेसफुल हुई जब उनका डाउनटर्न आया। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर 30 लाख तक का घर है उसमें आपको 1/10 ऑफ दैट प्राइस डिडक्शन मिलेगी, या छोटा शहर है तो 20 लाख तक की डिडक्शन। जी गौरव, समय सीमित था, इसी पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे। आप तीनों का ही शुक्रिया करना चाहेंगे, सुनील मंत्री साहब, प्रणय वकील जी और गौरव मेहंदीरता। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो रियल एस्टेट क्षेत्र को लेकर जिस तरह से हमने कहा काफ़ी कंसर्न्स हैं, देखते हैं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी किस तरह से इनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ काफ़ी प्रेशर्स हैं, इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, और दूसरी तरफ अपने आप हमने देखा रेगुलेटर और सरकार भी इस क्षेत्र को लेकर अपने कंसर्न्स शो करती है। तो इंडस्ट्री की कितनी डिमांड्स को किस तरह से वो देखते हैं वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प रहेगा, और इंडिविजुअल्स को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, नमस्कार।